वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप मानोगे क्या? आज की मूवी की कहानी ऐसे पागलपन और जुनून पर बेस्ड है दोस्तों, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक शहर जहां से अचानक लड़कियां गायब होने लग जाती हैं। पुलिस हाथ पांव मार रही है, लेकिन किडनैपर का कोई नामो निशान नहीं है। कोई कह रहा है ये किसी साइको का काम है, तो कोई कह रहा है काला जादू है। ये कौन सा जादू है दोस्तों? आइए देखिए इस कहानी को, जिसका नाम है ये आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं, जो बस अपने बेड पर सोने ही जा रही होती है कि तभी अचानक से उसका फोन बज जाता है। और ये फोन उसके बॉयफ्रेंड ने किया था दोस्तों, जो उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो दिव्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब वो उस लोकेशन पे पहुंचती है तो उसे वहां पे उसका बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं देता। वो जगह भी काफी सुनसान लगती है कि तभी अचानक मास्क लगाई हुई कई सारी लड़कियां दिव्या को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, वो लोग उसको उठाकर अपने साथ लेके जाते हैं। इसके बाद मूवी का अगला सीन हम देखते हैं तो वासु नाम का एक लड़का है। वासु के बारे में आपको बताऊं तो जब वासु छोटा था तभी उसकी माँ अचानक से गायब हो गई थी कहीं। वासु के पिता ने उनको बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। तब से उसके पिता ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी दोस्तों। लेकिन वासु क्या है ना, इस चीज को अभी तक भुला नहीं पाया है। उसकी माँ क्यों गायब हो गई, कहाँ गई, ये उसको हमेशा सोचने पे मजबूर कर देता है। अब दूसरी तरफ हम एक इंस्पेक्टर शंकर को देखते हैं, जो कुछ लोगों को पकड़कर बहुत पीट रहा होता है। यहाँ पर पता चलता है कि इस शहर से सिर्फ दिव्या ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियां मिसिंग है दोस्तों। और शंकर उसी केस में इन लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रहा है, लेकिन इन लोगों को भी कुछ पता नहीं है कि आखिर मतलब लड़कियां कहाँ गई, कुछ नहीं पता। उधर दिव्या की हालत बहुत ही खराब होती है। उसे बांधकर वो लड़कियां बहुत टॉर्चर करती है। तो उनमें से एक लड़की दिव्या के पास आती है और कहती है यहाँ एक बाढ़ जो आता है ना, उसका बचकर बाहर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दिव्या डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा। इसके बाद हम स्वामी नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट को बड़े ध्यान से साइकोलॉजी पढ़ा रहा होता है। वो क्लास में समझाता है कि ब्रेन से हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम दूसरे का माइंड भी चेंज कर सकते हैं, उससे वो करवा सकते हैं जो हम उसको करने के लिए कहें। दूसरी तरफ वासु अपने पिता के साथ नाश्ता कर रहा होता है कि तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वासु बिना देरी किए घबराहट में अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान वासु की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसको देखते वासु का हार्ट बहुत ही तेज हो जाता है और उसे पहली ही नजर में उस लड़की से हो जाता है प्यार। तो जब उसके पिता की हालत थोड़ी संभलती है तो वासु दौड़कर रिसेप्शन पे जाता है और उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। तब उसको पता चलता है कि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, जिसका नाम मनविता है। अब मनविता से मिलने के लिए वासु एक प्लान बनाता है और खुद एक झूठा पेशेंट बनकर उसके केबिन में पहुंच जाता है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मनविता को इम्प्रेस करने की कोशिश में होता है, और बताऊं क्या, धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसा भी लेता है वो। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पे ये खबर आती है कि शहर से एक और लड़की किडनैप हो चुकी है। शंकर तो दिन रात एक एक करके छानबीन में लगा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे किडनैपर का कोई भी सुराग नहीं मिलता। वो लोग कौन है, क्यों लड़कियों को उठा रहे हैं, इस बारे में पुलिस को अभी तक कोई भी लीड नहीं मिली। अगले दिन शंकर अपनी टीम के साथ स्वामी के कॉलेज पहुंच जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ज्यादातर लड़कियां इसी कॉलेज की हैं जो गायब हुई हैं। मिसिंग लड़कियों की सहेलियों से पूछताछ की जाती है ताकि कुछ पता चल सके, पर अफसोस यार यहाँ पर भी उनके हाथ कुछ लगता नहीं दोस्तों। दूसरी तरफ वासु और मनविता अपनी नई नई लव लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही इनके बीच एक खास बात ये होती है कि ये दोनों आपस में एक सीक्रेट कोड वर्ड में बातें करते हैं दोस्तों। दरअसल ये कोड लैंग्वेज बचपन में वासु की माँ ने उसको सिखाई थी, जो अब उसने मनविता को भी सिखा दी है, ताकि वो बिना किसी के समझ में आए आपस में बात कर सके। अगले दिन शहर में दहशत और बढ़ जाती है, क्योंकि एक और लड़की गायब हो चुकी थी। शंकर फौरन मौका वारदात पे पहुंच जाता है और वहाँ पे तहकीकात करने पे उसको समझ आता है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, सबको पहले एक फेक कॉल करके बाहर बुलाया जाता है और फिर वहीं से उन्हें उठा लिया जाता है। यहाँ बारीकी से देखने पर शंकर को लापता लड़की के स्कूटर की सीट पर कुछ अजीब सा कोड वर्ड्स दिखते हैं, जिसका मतलब उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। इसीलिए वो तुरंत फोटो खींचकर किसी एक्सपर्ट को भेज देता है ताकि वो इसको डिकोड कर सके कि कोड वर्ड्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसा वासु और मनविता यूज करते हैं दोस्तों। ये क्या सीन है, आइए देखते हैं। उसी रात शंकर किसी काम से जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक लड़की अकेले दिखाई देती है। वो गाड़ी रोककर उसको समझाता है कि शहर की हालत अभी बहुत ही खराब है, कहाँ जा रही हो अकेले। इतना समझाकर वो चला जाता है, लेकिन शंकर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक उस लड़की के आसपास धुआं उठने लग जाता है और उसी धुएं की आड़ में कोई उस लड़की को किडनैप करके लेके जाता है। शंकर अपनी आंखों के सामने इस तरह किडनैपिंग देखकर दंग रह जाता है कि कौन है ये, कैसे करते हैं ये लोग। अगली सुबह एक और मिसिंग केस सामने आता है, लेकिन इस बार कहानी में था बढ़िया सा ट्विस्ट, क्योंकि गायब होने वाली कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। मतलब किडनैपर सिर्फ लड़कियों का ही किडनैप नहीं कर रहे, लड़के भी इस चीज में शामिल है, जिस वजह से वो लड़का गायब हो गया है। वहाँ पर भी पुलिस को वही सेम कोड वर्ड्स लिखे मिलते हैं, जिसे अभी तक वो समझ नहीं पाए थे। दूसरी तरफ वासु और मनविता एक रेस्टोरेंट में बैठे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से मास्क पहनी हुई लड़कियां उन पर हल्ला बोल देती है, जो मनविता को किडनैप करने के इरादे से वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन वासु बड़ी बहादुरी दिखाता है और मनविता को बचाकर सही सलामत घर ले आ जाता है। रास्ते में दोस्तों शंकर इन दोनों को एक साथ
देख लेता है और गुस्से में मनविता से पूछता है कि ये लड़का कौन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मनविता असल में शंकर की बेटी है। पहले तो मनविता घबराकर कुछ नहीं कहती, लेकिन शंकर उसका फोन चेक करने लग जाता है। तब उन दोनों की यानी कि वासु और मनविता की चैटिंग देखकर शंकर का तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे थे, ठीक वैसे ही कोड वर्ड्स में जो किडनैप वाली जगह से मिल रहे थे। तो शंकर का दिमाग खराब, वो सख्ती से पूछता है तो मनविता बता देती है कि ये लैंग्वेज मुझे वासु ने सिखाई है। ये सुनते ही शंकर के कान खड़े हो जाते हैं कि बस अपराधी मिल गया। इसलिए शंकर बिना देरी किए अगले ही दिन वासु के घर पहुंच जाता है और वहां तलाशी लेता है। वहां दीवारों पर भी दोस्तों वही कोड वर्ड्स यूज किए होते हैं। अब तो शंकर का शक यकीन में बदल जाता है कि किडनैपिंग के पीछे हो न हो वासु का ही हाथ हो। दूसरी तरफ वासु मनविता के साथ एक रोमांटिक डेट पे होता है। मनविता जब वॉशरूम के लिए जाती है ना, तभी वहाँ पे कुछ नकाब पहने हुए लोग आ जाते हैं। तो वासु बिना देरी किए उनसे भिड़ जाता है और फाइट करने लग जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों, क्योंकि वहाँ शंकर भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और गलतफहमी में वासु को ही वो अरेस्ट कर लेता है। वासु तो चिल्लाता रह जाता है कि अरे मैं किडनैपर नहीं हूँ, वो नकाब वाले लोग हैं जो हम पे हमला कर रहे थे। लेकिन शंकर की एक नहीं सुनी जाती और उसको थाने ले जाकर बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई की जाती है। इस हंगामा का फायदा उठाकर वो नकाब पोश आदमी पीछे से मनविता को उठा ले जाते हैं। दोस्तों इधर थाने में वासु दर्द से करारा होता है और शंकर को समझा रहा होता है कि वो कोड लैंग्वेज तो मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, आपको गलतफहमी हुई है, उन किडनैपिंग से मेरा कोई हाथ नहीं है। और तभी शंकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, जब उसे खबर मिलती है कि उसकी खुद की बेटी मनविता भी किडनैप हो चुकी है। वासु तो गुस्से में चिल्लाता है कि उन्हीं नकाब वाले लोगों ने आपकी बेटी को किडनैप किया। शंकर अपने से बाहर होकर वासु से पूछता है कि बोल मेरी बेटी के साथ क्या किया तूने। और वासु तो रोते हुए कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके सामने हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। तभी दोस्तों वासु के पिता एक वकील को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और कानूनी कार्रवाई करके वासु की जमानत करवा देते हैं। अब घर वापस आकर भी वासु का दिमाग शांत नहीं होता। वो अपने पिता से सीधा सवाल करता है कि पापा आखिर माँ के साथ उस दिन क्या हुआ था, कहाँ चली गई वो। ये सुनकर उसके पिता की आंखें नम हो जाती है। वो बताते हैं बेटा उस मनहूस दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो देखा कि पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ है और तुम्हारी माँ गायब है, वहाँ मौजूद नहीं थी तुम्हारी माँ। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, सालों तक ढूंढता रहा पर कभी भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने भी हार मान ली और केस को बंद कर दिया। दूसरी तरफ शंकर मनविता को ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है। तभी थाने में एक लड़की रोती भी आती है। वो बताती है कि उसका पति अचानक कहीं गायब हो गया है। और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात पता चलती है दोस्तों कि वो लड़की स्वामी के कॉलेज की ही स्टूडेंट थी और उनकी शादी भी खुद स्वामी ने करवाई थी। बस यहीं से शंकर का शक गहरा होने लग जाता है कि सारी चीजें घूम फिर कर स्वामी की तरफ ही क्यों जा रही है। इसके बाद मूवी का वो सीन आता है जिसको हम सभी का बड़ा इंतजार था। हमें पहली बार स्वामी का असली चेहरा दिखाया जाता है। तो असल में शहर से जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सब के सब स्वामी की ही एक अलग ही दुनिया में मौजूद हैं दोस्तों। मतलब साफ है कि ये सारी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर स्वामी ही है। वहाँ का नजारा बड़ा अजीब होता है। लोग एक मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं और स्वामी को भगवान की तरह मान रहे होते हैं। स्वामी जो बोलता लोग बिना सवाल किए बस वही करते। इसका मतलब स्वामी सभी को किडनैप करके उनको यहाँ पे लेके आता है और इनके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि वो लोग उसको ही अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं। और तभी भीड़ में से एक लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्वामी उसे पकड़ लेता है और ठंडे दिमाग से कहता है कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ जो एक बार आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, घर पर मेरी माँ अकेली है, अगर मैं नहीं पहुंची तो वो भूख प्यास से मर जाएंगी क्योंकि वो देख नहीं सकती। माँ के बारे में सुनते ही स्वामी का चेहरा बदल जाता है। वो इमोशनल हो जाता है और तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को सही सलामत घर छोड़कर आओ जाओ। इसके बाद दोस्तों स्वामी एक गुप्त कमरे में जाता है जहाँ एक बड़ा सा फ्रीजर रखा हुआ है और जब वो उसे खोलता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसमें स्वामी की माँ की लाश रखी हुई है। स्वामी पागलों की तरह अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है जैसे कि अभी वो जिंदा हो जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मनविता भी कैद थी दोस्तों। स्वामी के लोग उसको मारते पीटते हुए पूछते हैं बता ये कोड लैंग्वेज तूने सीखी कहाँ? ये भाषा तो सिर्फ हमारे स्वामी जी जानते हैं। मनविता ने वहाँ की दीवार पर वासु की तस्वीर बनाई थी दोस्तों और कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जिससे बाकियों को मनविता और वासु के कोड लैंग्वेज जानने के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ पे अंजलि नाम की महिला आती है जो शायद स्वामी की बड़ी खास बंदी है। वो भी उसी कोड के बारे में सवाल करती है तो इस पर मनविता साफ कह देती है कि ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने सिखाया है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती बस। जो सुनकर अंजलि हैरान और यहाँ शंकर को दिखाते हैं तो सबूत ढूंढते ढूंढते स्वामी के कॉलेज पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि पिछले कई दिनों से स्वामी कॉलेज आया ही नहीं। उसी दिन कहानी में दोस्तों एक नया मोड़ आता है और हम देखते हैं कि स्वामी के लोग वासु को किडनैप करने पहुंच जाते हैं। लेकिन वासु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो मौका पाते उनको धूल चटा देता है और चालाकी से उन्हीं के कपड़े पहनकर उन्हीं में शामिल हो जाता है। जिसके बाद वो चोरी छुपे मनविता को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे पता होता है कि इन्हीं लोगों ने मनविता को किडनैप किया है तो इन्हीं के ठिकाने पर वो होगी और उसका शक बिल्कुल सही भी निकलता है। ठिकाने पर आते ही उसको मनविता मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। सीन बड़ा इमोशनल हो जाता है दोस्तों क्योंकि दोनों
दोनों को लगा था शायद वो कभी मिल नहीं पाएंगे। इसके बाद वासु मनविता से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं यहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ, कोई सेफ तरीका ढूंढता हूँ। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी दोस्तों। स्वामी और उसकी पूरी फौज पागलों की तरह वासु को ढूंढने में लगी होती है। वो लोग मनविता को अकेला पाकर उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। स्वामी तो गुस्से में पूछता है कि बता तेरा वो आशिक वासु कहाँ है? वैसे भी मेरे इस अड्डे से बचकर निकलना नामुमकिन है, पहले बता दिया, और मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगा। यहाँ से स्टोरी हमें ले जाती है पास्ट में, फ्लैशबैक में, जहाँ स्वामी की असलियत और उसका दुख का पता चलता है। तो जब स्वामी की माँ प्रेग्नेंट थी दोस्तों, तब डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उनको एक बेहद खौफनाक सच बताया। उन्होंने कहा कि आपको एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया तो आपकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि अगर आंखों की रोशनी बचाना चाहती हो तो बच्चे को गिराना होगा। लेकिन एक माँ की ममता ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चे को दुनिया में लेकर ही रहेंगी, भले फिर वो देख ना पाए, लेकिन उसका बच्चा तो दुनिया देखेगा। ये उनकी सोच थी। उन्होंने उसी वक्त से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घर के काम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वो घर की सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगी ताकि अंधे होने के बाद उन्हें दिक्कत ना हो। मतलब साफ था दोस्तों, उन्होंने स्वामी की जिंदगी के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी। साथ ही स्वामी के पिता जो आर्मी में थे, वो सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। इसलिए स्वामी की परवरिश अकेले उसकी माँ ने की। जब स्वामी थोड़ा बड़ा हुआ तो उससे अपनी माँ की ये हालत देखी नहीं जाती थी। अंदर से वो टूट जाता था। उसको लगता था कि मेरी वजह से ही मेरी माँ की ये हालत हुई है। इसीलिए वो एक दिन स्कूल से भागकर सीधा मंदिर जाता है और अपनी माँ की आंखों की रोशनी वापस मांगने के लिए लगातार 2 दिन तक बिना खाए पिए पूजा करता है, ताकि भगवान को उस पर दया आ जाए और वो उसकी माँ की रोशनी लौटा दे। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब उसकी माँ उसे बड़े प्यार से समझाती कि बेटा, मेरी आंखें अब वापस नहीं आएंगी, पर अब से तू ही मेरी आंखें हैं, इसलिए रोना बंद कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि तुम बड़े होकर कुछ बन जाओ बढ़िया। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है दोस्तों, और हम देखते हैं कि वही छोटा बच्चा स्वामी बड़ा होकर एक काबिल प्रोफेसर और साइंटिस्ट बन चुका है। इसी दौरान उसकी लाइफ में अंजलि आती है, जो खुद एक साइंटिस्ट थी, और स्वामी उसको दिल ही दिल चाहने लग जाता है। एक दिन की बात है, स्वामी की माँ बड़े उत्साह से अंजलि को अपने घर बुलाती है ताकि वो अपनी होने वाली बहू से मिल सके। लेकिन जब अंजलि घर पर आती तो स्वामी की अंधी माँ को देखकर दंग रह जाती है। असल में स्वामी ने उसे कभी बताया ही नहीं था कि उसकी माँ देख नहीं सकती। अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो स्वामी से साफ कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ की आया बनकर रहना पड़ेगा। हम दोनों एम्बिशियस लोग हैं, हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, और मैं अपना टाइम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर अंजलि बिना पीछे मुड़े दोस्तों स्वामी को वहीं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। स्वामी का दिल टूट जाता है। वो कई दिनों तक उसी सदमे में रहता है। तब उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा, शायद तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, एक और कोशिश करो, हो सकता है वो मान जाए। माँ के कहने पर स्वामी भागकर अंजलि के घर पे जाता है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है अगेन, क्योंकि वहाँ पे अंजलि की शादी किसी और से हो रही थी। और जब स्वामी उससे बात करने की कोशिश करता है तो अंजलि उसे सबके सामने बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। टूटे हुए दिल के साथ जब स्वामी अपने घर वापस आता है तो उसे एक और गहरा सदमा लगता है। घर में सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि उसकी माँ जो उसका इकलौता सहारा थी वो इस दुनिया में नहीं रही दोस्तों। स्वामी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है, रोने लग जाता है, अपनी माँ को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे से स्वामी के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बजाय उनकी लाश को एक डीप फ्रीजर में रख दिया, और फिर शुरू हुआ उसका वो खौफनाक और अजीब सा एक्सपेरिमेंट। वो शहर से लोगों को किडनैप करके लाता और अपने बनाए हुए एक खास प्रोग्राम को उनके दिमाग में फिट कर देता। इस ब्रेन वॉशिंग का असर ये होता कि वो सभी लोग स्वामी को अपना भगवान और उसकी माँ की लाश को देवी समझने लग जाते और दिन रात उनकी पूजा करते। यही वजह है कि वो किडनैपिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। इधर वासु जब अंजलि से मिलता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। उसे पता चलता है कि जिसे वो अंजलि समझ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ है, जिसे वो बचपन से ढूंढ रहा था। स्वामी ने अंजलि का किडनैप तभी कर लिया था दोस्तों जब वासु छोटा था, और किडनैप करके ही उसको यहाँ पे लेकर आ गया था। अंजलि से ही वासु ने वो सारी कोड लैंग्वेज सीखी थी, क्योंकि अंजलि इन सब में एक्सपर्ट थी। वासु की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को देखकर बहुत इमोशनल होता है, लेकिन अभी तो रोने का वक्त नहीं था ना, इसीलिए वो जल्दी से मनविता और अंजलि को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर अंजलि उसको रोक लेती है, कहती है बेटा, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। इन सभी ब्रेन वॉश्ड लोगों को पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना ये तो हमें मार डालेंगे। पर उस सिस्टम का पासवर्ड सिर्फ स्वामी के पास है। लेकिन तब तक स्वामी को भी भनक लग जाती है कि वासु और अंजलि भागने की फिराक में है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। तब यहाँ पर होती है एक भयानक फाइट शुरू। वासु अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ जाता है, और इसी हाथापाई के बीच वासु का दिमाग चलता है और वो स्वामी की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी माँ की लाश को फ्रीजर से बाहर निकाल देता है।
और ये देखकर स्वामी का घमंड चूर हो जाता है। वो घुटनों पर आ जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग फिर से चेंज होता है और वो रावण की तरह जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि बेवकूफ, मैं पहले ही हजारों भक्तों की फौज तैयार कर चुका हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहकर वो वासु से लड़ने लग जाता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में वासु भारी पड़ते हुए स्वामी की हालत खराब कर देता है और स्वामी अपनी माँ की मूर्ति के कदमों में जाकर अपना दम तोड़ देता है। उसके मरते ही उसकी सारी फौज का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सभी फिर वासु पर टूट पड़ते हैं। वासु की जान तो खतरे में थी, क्योंकि अकेले इतने लोगों से लड़ना नामुमकिन था। पर तभी दोस्तों अंजलि की नजर स्वामी की माँ की लाश पर रखी एक हार्ड डिस्क पे पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम का पासवर्ड उसी में है। अंजलि तुरंत वो हार्ड डिस्क ले लेती है और सिस्टम में लगाकर उस प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे वो सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उन सभी को अचानक से कुछ भी याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। इस तरह आखिरकार बुराई हार जाती, अच्छाई जीत जाती है। यहीं पे कहानी खत्म होती है दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।